हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम पहला जो बायोमोलिक्यूल जो आपको डील करना है डेट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि लास्ट जो आपके टॉपिक थे जो मैंने डिस्कस किए थे, तो पहला मैंने जो आपके साथ किया था कि बायोमोलिक्यूल का बेसिक कंसेप्ट, नेक्स्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करते हैं, और उसके बाद कल की क्लास में मैंने एवरेज कंपोजिशन और आपको ऐश एनालिसिस टेक्निक के बारे में बताया था। तो आज अब हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें इस बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो स्टडी करने हैं। तो आपके ऑल ओवर जो बच्चों इसमें सिलेबस में है, तो सबसे पहले अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहले बच्चों आपको जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना है। तो पहले नंबर पे आपका आएगा कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करना है इस चैप्टर में, हाइड्रेट। दूसरे नंबर पे आपका जो टॉपिक है इसमें दैट इज द प्रोटीन्स। तो आपको प्रोटीन्स के बारे में जानना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रोटीन के बाद जो सेकंड आएगा थर्ड वन दैट इज द न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो थर्ड वन जो है न्यूक्लिक एसिड को डील करना है। तो इसके अलावा अगर देखें तो हमें यहाँ पे लिपिड्स को भी डील करना है। तो पहले हमारा जो टारगेट रहेगा, तो हम पहले इनको कंप्लीट करें, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी डिफरेंट क्लासेस, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, ठीक है। तो पहले हम इन चार पे फोकस करेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ जो फर्स्ट वन है, तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को मैं 3 पार्ट में कवर करूंगा, तो आज की क्लास में मैं सिर्फ आपके साथ जो है कार्बोहाइड्रेट के पार्ट को डील करने वाला हूँ। तो पहले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी है, वो भी लेटर ऑन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो उनको भी हमने डील करना है इस टॉपिक में, चैप्टर के अंदर। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। तो देखो, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करूं, जो पहला आज का हमारा रहेगा डेट इज द कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे इसका मोनोमरिक यूनिट होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। क्या बताते हैं, जो इसका कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलर फॉर्म होता है बच्चों, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, दे आर कॉल्ड एज द मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। यानी कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है ना, जो फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा, तो उनके लिए हम बताते हैं मोनोसैकेराइड। जैसे सपोज मान के चलो, आपका इसमें जो एग्जांपल आता है ग्लूकोज है, आपका जो इसमें है फ्रैक्टोज की एग्जांपल आ जाती है। फ्रैक्टोज के अलावा इसमें आपका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डेट इज द मैनोज है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपके हैं दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, और इन सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के हम टर्म यूज करते हैं व्हाट, मोनोसैकेराइड्स। क्या बताएंगे, मोनोसैकेराइड्स। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो सपोज मान के चलो, इनको मैं अगर मैं इस कार्बोहाइड्रेट के इस सिंपल यूनिट ग्लूकोज को अगर मैं इस सर्कल से ड्रा करूं, क्योंकि हमें आगे इनके स्ट्रक्चर को भी समझना है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो आपके मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो आपके हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, मैनोज, तो ये क्या करते हैं, ये जब इनका पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि जब सपोज अगर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज एक दूसरे के साथ आपस में लिंक्ड करते जाएंगे और ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, जिसके लिए हम आगे टर्म यूज करेंगे पॉलीसैकेराइड एंड द ओलिगोसैकेराइड्स। इसका मतलब ये है कि जो आपके सिंपलेस्ट शुगर्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट, ये आपके मोनोसैकेराइड हैं, और यही मोनोसैकेराइड जब आपस में पॉलीमराइज करेंगे, तो जैसे ये ग्लूकोज के यूनिट आपस में पॉलीमराइज करके आपका क्या बनाएंगे, जो कार्बोहाइड्रेट की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, इट इज कॉल्ड एज द पॉलीसैकेराइड्स। क्या बताएंगे, पॉलीसैकेराइड्स। इसी तरीके से जब आप अमाइनो एसिड को पढ़ोगे, तो अमाइनो एसिड का जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है, जो मोनोमरिक यूनिट होता है, इसको मोनोमरिक यूनिट टर्म यूज कर सकते हैं, मोनोमरिक यूनिट। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मोनोमरिक यूनिट आ गया आपका व्हाट, मोनोमरिक यूनिट आ गया कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड्स। इसी तरीके से जो प्रोटीन का मोनोमरिक यूनिट होता है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अमाइनो एसिड्स। क्या बताते हैं, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड जो है दीज आर द मोनोमरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सपोज हम अगर अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड है, तो इसी तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में पॉलीमराइज करके आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा वहां पे जो मोनोसैकेराइड जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट था, वो आपका क्या कर रहा था, वो भी पॉलीमराइज होकर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहा था। वैसे ही अमाइनो एसिड जो होता है, ये भी मोनोमरिक यूनिट होते हैं प्रोटीन्स की, ये सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं प्रोटीन के। तो यही अमाइनो एसिड जब आपस में लिंक करते जाएंगे, तो पॉलीमराइज कर रहे हैं, सो पॉलीमराइज करके ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, इनके लिए हम टर्म यूज करेंगे प्रोटीन्स। क्या बताएंगे, प्रोटीन्स, ओके।
अब इसी तरीके से अगर आप न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, जो थर्ड वन है, ये आपका सेकंड वन है, तो थर्ड वन पे अगर देखोगे जो आपका है डेट इज द न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड का जो सिंपलेस्ट या मोनोमरिक यूनिट होता है बच्चों, इसके लिए हम यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बताएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में, यानी कि ये मोनोमरिक यूनिट आ गया किसका? जैसे अमाइनो एसिड मोनोमरिक यूनिट आ गया किसका? प्रोटीन का। सो दिस वन इज द मोनोमरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड जो है मोनोमरिक यूनिट किसके हैं? प्रोटीन के हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो न्यूक्लियोटाइड है, तो सपोज अगर एक न्यूक्लियोटाइड होगा तो ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या जुड़ते ही जाएंगे, पॉलीमराइज होके जाते हैं, और इसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उनके लिए हम टर्म यूज करेंगे न्यूक्लिक एसिड। यानी कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपके पास दो मेन कंपोनेंट आ जाएंगे, एक आपका डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए, तो डीएनए और आरएनए का बच्चों जो मोनोमरिक यूनिट होता है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो जब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में पॉलीमराइज होंगे, आपस में जुड़ेंगे विद हेल्प ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे इनके बीच में, वो कौन कौन से होंगे आगे जब हमको डिटेल में समझेंगे तब जाके क्लियर कंसेप्ट होगा। तो जब ये आपके न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या होंगे? पॉलीमराइज होंगे, तब जाके वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? न्यूक्लिक एसिड का। तो हम बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये किसका मोनोमरिक यूनिट है? इट इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ व्हाट? मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यानी कि डीएनए और आरएनए का जो मोनोमेरिक यूनिट होता है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? न्यूक्लियोटाइड। क्या बताएंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का भी पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी कि इसके जो सिंपलेस्ट मोनोमरिक यूनिट है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज है ना, तो ये पॉलीमराइज होकर आपके कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि प्रोटीन का पॉलीमराइज करने के लिए आपके अमाइनो एसिड आपस में लिंक करके प्रोटीन का स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड में जो डीएनए और आरएनए हैं, तो डीएनए और आरएनए के लिए आपस में जो कंबाइन होंगे कौन होंगे? कौन पॉलीमराइज होंगे? जो सिंपलेस्ट यूनिट या मोनोमरिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड। बट अगर मैं यहाँ पे जो फोर्थ वन चूज किया दैट इज द लिपिड्स, क्या हूँ? लिपिड लिया हूं, तो बच्चों याद रख लेना लिपिड यहाँ पे पॉलीमराइज नहीं करता। लिपिड का यहाँ पे, यानी कि हम देखेंगे जब हम लिपिड के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो लिपिड के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक्चुअली में इसके जो दो मेन कंपोनेंट होता है, एक तो फैटी एसिड होगा और एक अल्कोहलिक पार्ट होगा, लेकिन इनका फर्दर पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। जैसे अगर आप इनमें देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्लूकोज यानी कि मॉलिक्यूल जुड़ के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेंगे, वो थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अमाइनो एसिड भी जब आपस में लिंक करेंगे वो भी 1000 में हो सकते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड जब आपस में लिंक्ड होंगे तो भाई वो भी थाउजेंड्स में होंगे। बट याद रख लेना लिपिड का पॉलीमराइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ आपके फैटी एसिड प्लस अल्कोहलिक पार्ट से जुड़ के ही बनते हैं, ये फर्दर दूसरे सब यूनिट से लिंक्ड होकर नहीं बनते। तो ये क्वेश्चन जो है ये नीट 2016 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा बायोमोलिक्यूल्स है जो पॉलीमराइज्ड करता नहीं, तो इसका आंसर जाएगा लिपिड्स। क्योंकि लिपिड के केस में पॉलीमराइजेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल का नहीं होता, सिर्फ वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का एंड द न्यूक्लिक एसिड का। तो आपको इनके मोनोमरिक यूनिट को याद रखना कि इनके मोनोमरिक यूनिट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट के मोनोमरिक यूनिट जैसे मोस्ट कॉमन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मोस्ट कॉमन एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे राइबोज है, राइबो शुगर। सो दीज आर द मोनोमरिक यूनिट ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के जो मोनोमरिक यूनिट होते हैं इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स क्या है तो मैं आगे जब प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर और अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को क्लियर कराऊंगा वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को डील करेंगे। इसी तरीके से आपके न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमरिक यूनिट होता है इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बताएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। और जब न्यूक्लियोटाइड आपस में पॉलीमराइज होंगे तो आपका न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन लिपिड कभी भी पॉलीमराइजेशन शो नहीं करता। ठीक है, तो अब हम जो इसमें सबसे पहले वाला है ना दैट इज कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट को डील करेंगे। तो एक्चुअली में ये सारे के सारे देखो जो भी आपके अगर आपको याद होगा तो जो मैं इस कैटेगरी में यहाँ पे इस साइड लिख रहा हूँ, सो दीज आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स यानी कि माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स जब आपस में लिंक करते हैं तो आपका किसका फॉर्मेशन करते हैं? इनको बताते हैं मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। और आपको याद होगा जब लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो आपके मैक्रो बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, ये आपके कौन से वाले पोर्शन में आ रहे थे? कौन से वाले फ्रैक्शन में आ रहे थे? दैट इज द एसिड इनसोल्युबल पूल में आ रहे थे। और इन्हीं के मोनोमरिक यूनिट जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये आपके एसिड सोल्युबल पूल में आ रहे थे, दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट में आ रहे थे। तो एक्चुअली में यही माइक्रो मॉलिक्यूल जब आपस में पॉलीमराइज होते हैं तब जाके ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और अब हम एक एक करके, और ये दोनों ही, अभी मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक को यूज नहीं किया, ये दोनों के दोनों क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक है।
ठीक है, ये आपके ऑर्गेनिक हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों अब हम समझेंगे एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं पहले डेफिनेशन पे आता हूँ कि एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो देखो, अगर कार्बोहाइड्रेट्स से ही आपका जो है इसका डेफिनेशन इसके नाम पे ही छुपा हुआ है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रेट्स के हैं तो वाटर H2O, ठीक है, और कार्बन मीन कार्बन। सो हम सिंपली में बता सकते हैं दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बताएंगे? दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट बच्चों एक्चुअली में अगर हम बात करें तो सपोज जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आपका है, तो अगर एक मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो आपका है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो आपने लोअर क्लासेस में भी नाम सुना होगा कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज द C6H12NO6। तो अगर आप देखोगे कि इस ग्लूकोज के अंदर 3 मेन एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम ये भी बता सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ व्हाट? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इसमें ये मेन 3 एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। दैट्स वाई हम ये बता सकते हैं दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहता है ना, जैसे आप वाटर के केस में देखते हो कि वाटर के केस में जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहता है दैट इज 2:1। तो वैसे ही अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आप देखें, अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रेशियो देखेंगे, जैसे ग्लूकोज के केस में हाइड्रोजन कितने H12 और ऑक्सीजन कितने, दैट इज द O6। इसका मतलब अगर आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो भाई इसका सिंपलेस्ट जो रेशियो बनेगा वो 2:1 ही बनेगा, 2:1 ही बनेगा। तो हम इसीलिए तो हम इनको क्या बताते हैं, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो वाटर में होता है वही आपका कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रहता है। इसलिए भाई इनको क्या बताया जाता है, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब दूसरा हमने ये देखा कि एक्चुअली में इनमें क्या है कि भाई जो मेन 3 एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये याद रख लेना कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहता है दैट इज ऑलवेज 2:1, जैसे आपका वाटर में रहता है। सो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे इनका जो रेशियो रहेगा दैट इज 2:1। बट एक्चुअल में बच्चों अगर देखा जाए तो ये एक कार्बोहाइड्रेट की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि हम इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बता दें या इनको हम कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बता दें, ठीक है ना। तो अगर बात करें तो अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन पे आए तो अगर जो मेन डेफिनेशन जो आपका कार्बोहाइड्रेट का है ना, तो कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दीज आर द पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इस डेफिनेशन को समझो, क्योंकि मैं जो है आपको पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीहाइड्रोऑक्सी? देखो बच्चों, पॉलीहाइड्रोऑक्सी का मतलब होता है जब कोई किसी कंपाउंड के पास दो या दो से ज्यादा, 2 or more than 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप हो, OH मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो उस मॉलिक्यूल के लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। तो इसका मतलब है अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो तो उसके पास एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा तो होने चाहिए, लेकिन साथ साथ में उनके पास या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। एल्डिहाइड को हम कार्बोनाइल ग्रुप भी बताते हैं। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है क्या है, CHO, ठीक है ना, क्या है, CHO। तो ये एक या तो एल्डिहाइड ग्रुप भी होना चाहिए और साथ साथ में कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होंगे जिनके पास फंक्शनल ग्रुप ऐसा क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप कीटोन होना चाहिए। तो इसी बेस पे हम बता सकते हैं कि दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है ना। तो अब मैं इसको एक्चुअली में एग्जांपल के बेस पे आपको क्लियर कराता हूं कि हम ये डेफिनेशन कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जो सबसे सिंपलेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट है वो कितने कार्बन का है। तो बच्चों वो जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है दैट इज द 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। और 3 कार्बन के जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए हम टर्म यूज करते हैं बच्चों, उसको बताते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बताते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। तो जैसे मान के चलो मैं ये 3 कार्बन का बना रहा हूँ, 1 2 एंड 3, ये 3 कार्बन आ गए।
अब यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन नंबर, इसको मैं 1 बता रहा हूँ, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो अगर जो कार्बन नंबर 1 है तो कार्बन नंबर 1 पे मैं इसका कौन सा वाला ग्रुप दे रहा हूँ, दैट इज द एल्डिहाइड ग्रुप। ये आप देख रहे हैं, दिस वन इज द एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा कि इसके पास एक OH ग्रुप इधर होगा और एक हाइड्रोजन इस साइड होगा। और जो लास्ट वाला कार्बन है तो यहाँ पे होता है CH2OH। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इस वाले कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जो 3 कार्बन का है तो इसको बताते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसमें क्या है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप अभी मैं बताया यहाँ पे क्या है, CHO। और साथ साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी, मैंने पॉलीहाइड्रोक्सी का मीनिंग क्या बताया था, जब किसी भी कंपाउंड के पास 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, 1 और 2। इस केस में आपके पास इस कार्बोहाइड्रेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप OH है, 2 हैं। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों है, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप OH हैं और साथ साथ में फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। अब इसी तरीके से मान के चलो मैं इसके एग्जांपल कोड करूं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो वैसे ही मैं केस ले लूंगा, अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो फंक्शनल, जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे एल्डिहाइड, तो इसलिए हमने पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बताया। अगर फंक्शनल ग्रुप एज अ कीटोन हो तब उसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बताएंगे। तब क्या बताएंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बताएंगे। तो सपोज मैं मान के चलो एक कीटोन का एग्जांपल भी कोड कर लेता हूँ। अब इसमें भी मैं 3 कार्बन का ले रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले नंबर पे अगर जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इसका एग्जांपल है, ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो सबसे सिंपलेस्ट आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बट ये एक एल्डोज है, क्योंकि ये क्या है, एल्डोज है, क्योंकि इसके पास आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि कीटोन का अगर मैं एग्जांपल कोड करूं, तो यहां पे अगर देखेंगे तो मैं इसका भी जो सबसे सिंपलेस्ट वाला ले रहा हूं तो उसके एग्जांपल कोड कर रहा हूं, दैट इज द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो यहां पे अगर इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां पे बट डिफरेंस क्या है, यहां पे जैसे आपने एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 के साथ दिया, तो इनकेस ऑफ कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O का होता है वो आपके कार्बन नंबर 2 के साथ होगा, कार्बन नंबर 2। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 2 के साथ यहाँ पे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा। और फर्स्ट और लास्ट यानी कि लास्ट वाले कार्बन के साथ क्या होगा, CH2OH। तो अगर इस केस में देखोगे तो ये कार्बन 1, तो कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एज अ कीटोन होगा। जैसे वहां पे फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड होगा तो बच्चों याद रख लेना वो हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपके कार्बन नंबर 2 के साथ होगा। कीटोन ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 2 के साथ होगा। और अब देखेंगे अगर इसके पास भाई कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो भाई एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हमने बताया कि भाई यहाँ पे इसके पास कितने 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, क्या है, तो इसलिए इसके लिए टर्म यूज किया पॉलीहाइड्रोक्सी। बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, इसलिए हम टर्म यूज किया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है किसकी, आपके कार्बोहाइड्रेट की। इनको बताते हैं दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड द कीटोन्स। आप किसी और एग्जांपल को लीजिए और सबसे सिंपलेस्ट यही है। अगर बट ये याद रख लेना ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो जो मैंने ये एग्जांपल कोड की और ग्लिसरॉल्डिहाइड का एक एल्डोज है, क्योंकि इसके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्डिहाइड है। लेकिन ये जो आपका है ये क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है आपका, ये आपका एक कीटोज है। क्या ये कीटोज है, कीटोज। तो कीटोज क्यों है, क्योंकि भाई पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप तो है इसके पास, 2 हैं, लेकिन साथ साथ में इसके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। बट कौन से कार्बन के साथ, एट कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 याद रख लेना हमेशा। इनके साथ कार्बोहाइड्रेट में जो आपके कीटोज होते हैं, इनमें जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो कौन से वाले, सॉरी कीटोन जो ग्रुप होता है कार्बन नंबर 2 के साथ होता है, और जो एल्डिहाइड होगा वो आपके कार्बन नंबर 1 के साथ होगा। तो इसलिए हम इनका जो डेफिनेशन बताते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड द कीटोन्स, ठीक है। और इसी बेस पे कार्बोहाइड्रेट को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इन फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कि वो एल्डोसिस भी हो सकते हैं और कीटोसिस भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। तो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, जो एक नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ अगर डिस्कस करें तो याद रख लेना दीज आर द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्टेट, ठीक है। अगर जैसे आप रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो रेस्पिरेशन में जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है तो वो सबसे ज्यादा हमारे सेल के अंदर ऑक्सीडाइज्ड होता है। इसलिए जो आपके मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्टेट होते हैं वो कौन होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दीज आर द कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्टेट, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्टेट आपके कौन होते हैं, इनको आल्सो कॉल्ड एज शुगर्स, ठीक है। और किसी भी एक ह्यूमन की बॉडी में जो एनर्जी मिलती है तो अबाउट 60 से लेकर 65% अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी लाइफ में डेली बेसिस पे आपकी इसी रेस्पिरेटरी सबस्टेट ग्लूकोज से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है।
ठीक है ना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा तो हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली में व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कि हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करना है, इसकी जो डिफरेंट क्लासेस है जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।